हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इसमें हम लोग क्लास 10th विज्ञान का जो अनसॉल्व सेट है उसको आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 2024 के सातों सेट को पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपका विज्ञान में 100 नंबर आ जाए। यदि आप 2024 के सातों सेट को, जितने भी 7 सेट बनते हैं, ठीक है, इन सातों सेट को जब पूरी तरह से कवर कर लिया तो आपका साइंस में 90+ आने से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को एक कदम हम लोग आराम से करेंगे। और मैं बता दूं कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से गणित का भी सेट पूरा कवर करा रहा हूँ। 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि अभी तक आपने उन सेट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस आज से हम लोग साइंस का भी सेट को चालू कर रहे हैं ताकि आपके पढ़ाई में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका जो खंड अ रहेगा बाबू, खंड अ में कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में आपका क्या रहेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आपको 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाएंगे, जो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्न को स्टार्ट करना है। ठीक है, आप ये ऊपर वाला खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको 2025 में 20 गो पहले प्रश्न मिलेंगे ताकि आपको इसमें पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक ना, याद रखना कि उत्तल दर्पण का नाम है। ठीक ना, तो उत्तल दर्पण में केवल दो ही केस होता है प्रतिबिंब बनने का। ठीक, ये एक तो कहाँ रहेगा? एक अनंत पर आएगा। ठीक, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा। यही दो केस होता है इसमें, और इस अलावा केस नहीं होता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये भी सही नहीं है। ठीक ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये भी है। अगर कहीं भी बन सकता है, वो वस्तु की स्थिति को निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक ना, ये तो साफा गलत है। ठीक है, तो जो आपका जब उत्तल दर्पण आप जब देखेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण इस तरह होता है, उत्तल दर्पण इस तरह, तो क्या होता है कि जब इसमें प्रतिबिंब यहाँ पर रहता है, जब प्रतिबिंब को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है ना कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही केस होता है प्रतिबिंब का बनने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न किससे है? किस किस मतलब किस टॉपिक से है, कोई बताएगा? कमेंट बताना कि ये दूसरा जो प्रश्न है किस टॉपिक से है। यदि आप पढ़े होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अरे कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब हटता है, विरल माध्यम से संकर माध्यम में जाती है, तीसरा कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। ध्यान समझिए कहने प्रश्न करने वाला क्या है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। ठीक देखिए, मान लीजिए एक एक ऊपर क्या होगा? विरल माध्यम हो गया, और नीचे क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए? एक अविलंब कीजिए। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण क्या होती है? जब विरल से किसमें? जब विरल से सघन में जाती है, मान लीजिए विरल हो गया, विरल से किसमें जा रही है? सघन में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। याद रखिएगा, जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि विरल सघन का मतलब होता है कि जिसमें कण क्या हो? पास पास हो, मतलब भीड़ ज्यादा हो। तो जब भीड़ ज्यादा होगी तो ये दब जाएगा इधर। ठीक है, अब वही मान लीजिए अगर सघन से विरल में जाएगी, मान लीजिए ऊपर हो गया सघन और नीचे क्या हो गया? विरल। ठीक, तो जब सघन से विरल में जाएगा, जब सघन से किसमें जाएगा? विरल में, तो जैसे देखिए सघन मतलब पहले यहाँ पर कण क्या थे? सघन का मतलब जिसमें कण ज्यादा है। ठीक है, कण बहुत पास पास है। ठीक है, तो सघन से किसमें जा रहा है? विरल। विरल मतलब क्या है? जो कण है वो बहुत दूर दूर है। तो क्या करेगा? जैसे इसको रास्ता खाली मिलेगा तो फट दे विलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। विलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। ठीक है, तो वही बात कहा है कि कहाँ से जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। इसका मतलब भीड़ से किसमें जा रही है? भीड़ जहाँ नहीं वहाँ जा रही है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगी? अविलंब से हट दे क्या हो जाएगी? दूर हट जा रही है। ठीक है, तो कहाँ जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तभी क्या होती है? अविलंब से दूर हटती है। अभी हमने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक इसे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अविलंब से दूर तब हटती है जब वो सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम जाती है। ठीक है, दोनों प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या रहा है? प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा न्यूमेरिकल दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसको आप
सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, यहाँ देखिएगा। ठीक है, पर एक उत्तर लेंस में फोकस कितना दिया है, यफ कितना दिया है 15, कितना दिया है 15, लेकिन क्या लेते हैं इसमें, हम नेगेटिव लेते हैं। यफ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि उत्तर लेंस की बात हुई। ठीक है, उत्तर लेंस में यफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक ना, और यू का मान क्या दिया है -30, मतलब वस्तु को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, हो गया। ठीक है, आपसे भी का मान पूछ रहा है। ठीक, अब लेंस सूत्र पढ़ेंगे 1/f इक्वल क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक ना, यफ मान दिया माइनस का 15 रख दीजिए, v का मान निकालना है, इसको सेम टू सेम माइनस, और 1/u का मान कर दीजिए 30। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आज जब इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आज जब प्लस फूट के इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/8। ठीक, वो सॉल्व कीजिए, इसके एलसीएम में आएगा 30 और कितना होगा माइनस के 2 माइनस का 1, ठीक 1/v। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 30। ठीक, 1/v काटेंगे कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर काटेंगे सॉरी इसको हम क्या लेंगे प्लस, यहाँ क्या होता है प्लस होता है, उत्तर लेंस में प्लस होता है। ठीक, प्लस इसको लीजिएगा। ठीक, क्या लीजिएगा प्लस लीजिएगा। ठीक है, प्लस लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, उत्तर लेंस में क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, प्लस लीजिएगा। ठीक है, प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ v का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, v का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही आपका आ जाएगा राइट आंसर। लेकिन देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इसमें दो ऑप्शन दिया है, देखिए 15 तो होगा नहीं, दोनों काट दीजिए। ठीक, ऐसा ही गलत होगा। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की आकार का। ठीक, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की ओर नहीं बनेगा, वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। ठीक ना, दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की एक प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ध्यान समझिए, कोई नहीं डायग्राम को आपको समझाते हैं हम। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक क्या आपके सामने एक प्रिज्म है, क्या है एक प्रिज्म है, ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या है आधार है, प्रिज्म क्या है ये वाला आधार है। ठीक है, जब इस श्वेत प्रकाश इधर से जाती है तो आप लोग जानते हैं कि कितने रंगों में बढ़ जाती है, यहाँ से कितना 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक ना, मान लीजिए इस पर जाके बहुत रंगों में बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती, मान लिया गया इधर गया फिर इधर इधर। ठीक, तो ऐसे क्या कर रहा है 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला रेड होता है। ठीक, विबग्योर होता है ना, विबग्योर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है रेड होता है। ठीक ना, सबसे नीचे क्या होता है बैंगनी होता है। ठीक, तो कह रहा है कि इस आधार से सबसे दूर कौन होता है। ठीक, तो बैंगनी तो नजदीक हो गया, लेकिन जो सबसे ऊपर रहेगा वही तो सबसे दूर होगा इससे, तो ऊपर क्या होता है रेड होता है। ठीक है, दूरस्थ बोला ना कि आधार से, किससे बोला आधार, प्रिज्म का आधार यही हो गया। इससे दूर कौन है, इससे दूर कौन है आपका, इससे दूर आपका रेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेड। ठीक है, लाल क्या हो जाएगा लाल, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड मतलब एम्पियर किसका मात्रक होता है धारा का, जिससे लिखते हैं आई से। सेकेंड किसका मात्रक होता है टी का, समय का। ठीक है, तो टी लिख देंगे। तो आई इंटू टी किसका सूत्र होता है क्यू का, क्यू मतलब आवेश का सूत्र होता है ना क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई मतलब धारा और टी मतलब समय, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर किसका होता है आवेश के, आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आवेश, क्योंकि आवेश का क्या है ये मात्रक है। ठीक ना, ठीक, तो आवेश ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आवेश का सूत्र होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है एम्पियर और सेकंड टाइम का मतलब होता है सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक हो गया आवेश का मात्रक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दो प्रतिरोध है R1 तथा R2, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 है एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात होगा H1 अपान H2 बराबर R2 अपान R1। बी ऑप्शन है H1 अपान H2 बराबर R1 अपान R2। सी ऑप्शन है H1 अपान H2 बराबर I1 का स्क्वायर
बटा I2 का स्क्वायर, डी ऑप्शन है H1/H2 बराबर I2 अपन I1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप कहेंगे तो इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन एम्पियर मीटर, या न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर इंटू एम्पियर मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रखिएगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है, इसका 4 मात्रक होता है। कितना मात्रक होता है, 4 मात्रक होता है। पहला होता है टेस्ला, पहला क्या होता है, याद रखना, 4 याद रखना, ठीक है। पहला होता है टेस्ला, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। एक होता है क्या होता है, एक ये आपको जो दिया है प्रश्न में, एक ये होता है, एक होता है एम्पियर मीटर। एक क्या होता है, एम्पियर मीटर, ठीक। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का है, इसके टोटल कितने मात्रक होते हैं, 4 होते हैं। 3 मैंने लिख दिया है और एक आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक ना। तो इसको याद रखना, चारों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना, ठीक है। इस तरह आपके 7 बहुत पहले प्रश्न हो गए। अब हम लोग उपभाग 2 करते हैं, ठीक है, उपभाग 2 करते हैं, ठीक है। भाग 1 हमने क्या किया है, फिजिक्स का क्वेश्चन किया है, ठीक है। अभी किसका है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है मेथेन, ठीक ना। तो मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है आपका, CH4 को हम क्या कहते हैं, देखिए जो CH4 होता है, CH4 क्या होता है, इसको मेथेन बोलते हैं। जब इसको खोलेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इसमें डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, क्योंकि मेथेन का एन जुड़ा ना, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड। जब इन कहेगा, इन तो डबल बॉन्ड, और आइन कहेगा, ठीक ना, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एन का है तो डबल और ट्रिपल इसी तरह चलेगा। अब ये और ये बचे, तो मेथेन, मेथ मतलब होता है एक कार्बन, लेकिन देखिएगा इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो ये तीनों गलती होगा, ठीक ना। मेथ मतलब होता है एक कार्बन, तो कार्बन एक इसमें है, तो एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब आप लोग देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, इसमें आपको बताना समय, मतलब कौन ऐसा है जो समान है, मतलब दो दो दिया है ना सब में, बताइए कौन एक जैसा है, ठीक ना। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है C2H4 कामा CH4, दूसरा है CH4H2S6 CH2C2H6 CH3OH, या C2H4 C2H2, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन है PbO, या तीसरा ऑप्शन है PbNO2 का होल ट्वाइस, या डी ऑप्शन है PbNO2, ठीक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, PbNO2 का होल ट्वाइस, ठीक। शुद्ध जल का पीएच माने, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 0, 1, 7 या 14, ठीक। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, ठीक। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है एंटीमनी है, अगला प्रश्न पूछेगा एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीमनी होता है क्या होता है, ये उपधातु होता है, क्या होता है, उपधातु होता है, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसको करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, दिया है CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है, सांद्र ले रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस जल, ठीक। ध्यान रखिएगा, जल, देखिए यहाँ से एक H निकला है और यहाँ से OH निकला है, ठीक। यहाँ से क्या निकला है, H निकला है, और यहाँ से क्या निकला है, OH निकला है, ठीक। तो H2O जल बन गया है, ठीक। अब बचा क्या है, CH3, यहाँ पर COO, यहाँ क्या बचा है, C2H5, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जल निकल गया, जल मतलब यहाँ से H निकला है, यहाँ से OH निकला है,
तो H2 बाहर निकल गया। अब बचा क्या क्या है, CH3COO, CH3COO लिखा है, इसमें क्या बचा है C2H5, उसको लिख दिया। ठीक है, तब देखिए आपका ये वाला आंसर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये वाला आपका आंसर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग केवल फिजिक्स के और केमिस्ट्री क्वेश्चन देते हैं, बाकी अगले वीडियो में इसके अगले को कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर।